अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। और मेरी जानब से आप सबको गुड इवनिंग हो। आज ट्यूसडे का दिन है, 17 मई। तो आज का जो इमिग्रेशन की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज हम इमिग्रेशन के सब बेसिक एक एक दो पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दैट्स अबाउट अनमैरिड पार्टनर वीज़ा जो होता है वो क्या होता है। अनमैरिड वो होता है जिसने शादी ना की हो, और अनमैरिड पार्टनर वो जो दूसरे के साथ रहना चाह रहा है लेकिन वो शादी के बगैर हैं, विदाउट मैरिज जो है, या आपका कोई जिस भी रिलीजियस से आपका ताल्लुक़ है, आप उसके साथ आपका वो निकाह नहीं है या कोई ऐसा है। लेकिन इसको आप जो वर्ड इंग्लिश इमिग्रेशन लॉज में हम यूज़ करेंगे वो आएगा अनमैरिड पार्टनर वीज़ा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट अनमैरिड पार्टनर वीज़ा। लेकिन अभी कुछ दोस्त जो ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको हेलो हाय कर दूँ। ये शाजी खान साहिबा ने अस्सलाम वालेकुम कहा है जी। शाजी जी वालेकुम सलाम। और ये जोत जी ने हेलो सर कहा है, जोत भाई ने, बल्कि वो उन्होंने फ़ोटो में उनकी देख रहा हूँ। जोत भाई जी आपको भी जो है हेलो जी। और ये स्टार्ट में मेरी किसी ने वीडियो शेयर की है ताकि उन्होंने कहा जी इनकरेज मोर पीपल जो है, ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत देते हैं, साथ साथ वीडियो शेयर करते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। हेलो सर कहा है, बिलाल ने हाय कहा है, और इजाज़ शाह साहब ने सलाम कहा है। इजाज़ शाह जी वालेकुम सलाम। और शैज़ जी जो हैं फॉलो कर रही हैं इस वक्त, न्यू न्यू फॉलो मुझे किया है। और सलेमान ख़ान साहब जो हैं ये इंडियन एक्टर हैं आप, या वैसे ही आपका नाम सलेमान ख़ान है? तो हम तो सलमान ख़ान के फ़ैन हैं जी। आपको भी वालेकुम सलाम। और यास्मीन जी का मैसेज है जी, आई एम एंगेज्ड एंड माई अदर हाफ इज़ बैक होम, हाउ कैन ही कम टू यूके। आपके जो अदर हाफ हैं वो यूके में आना चाहते हैं तो आप उनका स्पाउस वीज़ा अप्लाई कीजिए। एंगेज हैं आप तो आप उनका फ्योंसी वीज़ा अप्लाई कीजिए, अगर आप उनको सच्ची मुची बुलाना चाहती हैं तो। अगर आप मुची मुची बुलाना चाहती हैं तो उनको रहने दीजिए। अगर आप हाफ हैं तो आप उनको, आप फुल अगर होना चाह रहे हैं दोनों, तो फिर आपको उनका फ्योंसी वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। एंड राजा साहब, राजा हुसैन साहब जो हैं उन्होंने हेलो भाई लिखा है, हाउ आर यू लिखा है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। पुराने ज़माने में ख़त लिखा करते थे ना लोग एक दूसरे को, तो उसमें लिखा करते थे ख़त में ना, आप कैसे हैं, आपका हालो हवाल जानकर खुशी हुई। तो उसके बाद फिर आगे से जवाब आता था जी मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। वो इस तरह के लोग, बड़ी मोहब्बत होती थी लोगों को, ख़त लिखा करते थे। अभी ये मोबाइल का ज़माना आ गया तो ये मोहब्बतें जो हैं वो कम हो गई। अच्छा जी, 6 मंथ्स से टाइम स्केल ऑफ प्रोसेसिंग का लिखा है, 3 to 6 मंथ जी, ऐसे ही है जी। आजकल वीज़े का टाइम 6 माह लग रहे हैं जी। इफ़ समवन गेट्स सेपरेटेड विदाउट परमानेंट स्टे, व्हाट्स द लॉ फॉर देम। देखिए, अगर कोई बंदा परमानेंट जो स्टे से पहले जो है, आपने जैसे लिखा कि वो मैरिज ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो उनको बेटर ऑप्शन उनके लिए यही है कि किसी वकील से रब्ता करें और अपने केस को बैठ के एक्सप्लेन करें कि क्या उनकी सिचुएशन है, तो फिर वो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड कर सकें। ये केयर टेकर वीज़ा के बारे में किसी ने पूछा, वो अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड यूके। तो केयर टेकर वीज़ा हो या कोई सा भी वीज़ा हो, उसमें आपको स्पॉन्सर लाइसेंस जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आपको जो बाकी सिस्टम है वो सारा देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो उस पर 3 to 6 मंथ का जो है ना वो आजकल टाइम लग रहा है। तो वो आप स्टिल जो है वो, मुझे नहीं पता आपकी एप्लीकेशन की क्या है या आपका एक्चुअल सवाल है क्या। हाउस रिक्वायरमेंट, हाउस शेयर अलाउड, व्हाट्स नीड फॉर स्पाउस, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग लिविंग अरेंजमेंट। ये भाई साहब का सवाल है। भाई हैं या कौन है? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, प्लीज़ वो देखिए, वो आपको काफ़ी मदद देगी। उसमें अकोमोडेशन के हवाले से मैंने बड़ी अच्छी, उसमें मूड में बैठा हुआ था मैं, तो बड़ी अच्छी वीडियो बन गई थी वो। सम टाइम वीडियो अच्छी बन जाती है, सम टाइम ऐसे ही मैं आपसे लाइव बातें करता हूँ, तो उसके बाद कोई अच्छा सवाल आता है, उसका अच्छा सा जवाब आता है, तो मैं बीच में उसको एडिट करके वो मैं फिर दोबारा अपलोड कर देता हूँ।
अच्छा, उसमें स्पाउस वीज़ा में ये है कि अकोमोडेशन जो है ये लाजमी है, कंपलसरी है, वो आपको देनी पड़ती है, शो करवानी पड़ती है। फिर उसके बाद ये है कि ये जो शेयर्ड अकोमोडेशन का आपने लिखा है, तो शेयर्ड अकोमोडेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो उसमें यह है कि ओवर क्राउडेड का वर्ड इन्होंने इमिग्रेशन लॉज में यूज़ किया है कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो ओवर क्राउडेड जो है वो नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडेड मीन कि अगर आप हेल्थ वाइज जो है वो उसमें इश्यूज़ ना आते हो। फिर उसके बाद ये है कि आपका 3 बेडरूम का घर है, तो उसमें आप लोग 15 बंदे ना रहते हो। वो डिपेंड करेगा कि कितने बेडरूम का घर है और कितने लोग आप उसमें रह रहे हैं। हाँ, उसमें शेयर्ड अकोमोडेशन में ये है कि अगर कि कोई एक 4, 5, 7, 8 बेडरूम का घर बना हुआ है, उसमें पार्टीशंस हैं, आपके पास 2 बेडरूम सेपरेट हैं, आपको किचन है, वॉशरूम है, बाथरूम जो भी आपको सेपरेट मिला हुआ है, तो वो शेड में होगी, लेकिन वो टेक्निकली शेड नहीं होती। तो इस तरह अगर वो प्राइवेट इंडिपेंडेंट है तो देन ऑब्वियसली यू कैन यूज़। तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसमें वो नहीं आते, उसमें वो इंक्लूड नहीं होते, चूँकि वो आपका पार्ट एंड पार्सल होते हैं। तो देन ऑब्वियसली उनकी मौजूदगी में भी आप अपना स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि जी कि क्या अकोमोडेशन जो है वो शेयरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो शेयरिंग जो है वो पिज़्ज़ा शेयर कर सकते हैं, लेकिन अकोमोडेशन आप शेयर नहीं कर सकते हैं। हाउस रिक्वायरमेंट का जी आगे, हाउ डू आई अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट प्लीज़। आशीष जी, आपका सवाल है उसमें यह है कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1300 समथिंग जो है वो आपको पहले तो नेचुरलाइजेशन जिसको कहेंगे सिटीज़नशिप जो है वो लेनी पड़ेगी, और उससे पहले आपको आईएलआर आपके पास होना चाहिए। वंस यू हैव आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपके पास अगर है, तो उसके बाद आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो आफ्टर 1 ईयर जो है फिर आप उसका प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती हैं। आईएलआर के बारे में अब्दुल्ला भाई ने पूछा है जी, बताइए आईएलआर के बारे में क्या मैं बताऊं। आईएलआर ज़िंदा है, सलामत है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। तो आईएलआर के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं? जो आप जानना चाहते हैं वो पूछिए आप। तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है कि जिसका मकसद ये होता है कि आप परमानेंट यूके में रह रहे होते हैं, फिर देन आप सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। तो जिस तरह बाकी वीज़ाज़ होते हैं आपको एक्सटेंशन लेना पड़ती है बार बार, तो आईएलआर के बाद आप इनके चुंगल से बाहर आ जाते हैं, तो फिर आप इजीली आ जा सकते हैं और आपको यूके में रहने के लिए किसी तरह के और वीज़े की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये होता है जी आईएलआर। अच्छा जी, ये क्या आप बच्चों को ज़रा आपको वीज़ा मिस्ताक हैं, पता नहीं, आपने पंजाबी उर्दू हिंदी मिक्स करके लिखा है, समझ ही नहीं आ रही आपके सवाल की। जाहिर हुसैन साहब, सवाल तो थोड़ा सा आराम से लिख लीजिए। अच्छा जी, ये पारल जी ने लिखा है जी कि इफ़ माई मॉम ब्रिटिश कैन माई ब्रदर कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड राइट। ओके, ये तारुण भाई ने मुझे फूल भेजा है। तारुण भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका फूल, एक फूल तेरे जोड़े का, एक फूल तेरे बाग का, कह दो तो सजा लूँ मैं, गुस्ताखी माफ़, ये बड़ा ही फेमस गाना था। अच्छा तरुण भाई, फूल आपका मैंने ले लिया सर, और मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे बालों में लगा लूँ। So thank you very much, sir. Tarun bhai. Right. Okay. So the question is, if my mom British, can my brother come from Bangladesh? So if your mom is a British and your brother he wants to join your mom from Bangladesh. So if your brother is under 18, so then your mom. Yes, she can join if your mom got a British passport and your brother born after she got a British passport. So if your brother is over 18, so then he needs to apply independent adult visa. So then on your mom's passport, she can't apply actually on the basis of her passport, but yes, she can apply as a adult dependent visa. If he meet circumstances and if he meet the old requirement according to laws। से निकल गया, वो क्या था? हमी तुम आके बालोबाशी, ये वो हमें गाना एक आया था, तो वहाँ पे हमने सुना था। तो उस ज़माने में फिर जब ये आया है हमें तुमसे प्यार है, तो फिर बहुत से लोगों ने जो था पंजाबी चिते कहते ने ओ मैं तेरे ना प्यार करना, तो वो बांग्लादेशी भाषा में था कि जी के हमी तुम आके बालोबाशी। तो फिर वो बड़ा फेमस हुआ था।
तो हम ही तुम आके बालो बाशी। ये टर्न भाई का मैसेज था, कहाँ गया? अच्छा, आई एम बैक जी टर्न भाई। ये बैक मतलब कहाँ से? आप चांद पे गए हुए थे, तो मून पे आप गए हैं, चांद पे तो आप बैक वापस आ गए हैं। तो वेलकम बैक टू कायनात। आपको इस ज़मीन पे आपका स्वागत किया जाता है। अच्छा जी, ये किसी का सवाल है जी कि बैचलर में हूँ, कोई डिग्री कंप्लीट करना लाजमी तो नहीं? बैचलर्स में आए हैं तो कोई डिग्री कंप्लीट करना लाजमी तो नहीं। देखिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो आपको जिस स्टूडेंट वीज़े पे आप आए हैं आपको वो तो मुकम्मल करना पड़ेगा ना। तो अब आपका एक्चुअल मकसद क्या है सवाल का, वो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आपको जो जिस जिस काम के लिए आप आए हैं डिग्री वो मुकम्मल करना लाजमी है। अदरवाइज़ वो जैसे शादी का वीज़ा होता है, स्पाउस वीज़ा, तो आपको स्पाउस वीज़े पे अगर आप आते हैं तो आपकी अगर मैरिज ब्रेक हो जाती है तो इसी तरह आप शादी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वीज़ा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो अगर आप उसको मुकम्मल नहीं करते हैं तो वो भी ब्रेक हो जाता है। ये किसी का सवाल था, बड़ा अच्छा था, कहाँ गया जी? फैमिली रूट वीज़ा पर हूँ, इंडेफिनिट स्टे के लिए लाइफ इन दी यूके करना होगा जी। लाइफ इन दी यूके टेस्ट जो है वो हर एक को करना होता है, चाहे आप किसी भी रूट के ऊपर हों। सिंपल सा जनरल इंफॉर्मेशन। तो जेनी का सवाल है जी कि सलाम, इफ़ अ गाय इज़ हियर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा एंड गेट्स मैरिड टू समवन हियर, व्हाट्स द प्रोसेस? देखिए, anyone living inside the UK and both parties, both couple, if they have a legal valid visa, then they can get married। और उसमें यह है कि they have to contact with their local registrar office। तो वो ये फैमिली परमिट अप्रूव्ड फ्रॉम फर्स्ट ट्राइब्यूनल बट नो रिप्लाई फ्रॉम होम ऑफिस। देखिए, और नंबर वन तो कांग्रेचुलेशन, आपको फैमिली परमिट अब आपका अप्रूव हो गया है फर्स्ट ट्राइब्यूनल से। तो उसमें अगर होम ऑफिस की तरफ से अभी रिप्लाई नहीं आया तो नॉर्मली सम टाइम वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले जाते हैं। तो जो आपके वकील साहब ट्राइब्यूनल में पेश हुए हैं तो आपको ये सवाल मेरी बजाय उनसे करना चाहिए कि वो अभी तक होम ऑफिस से जवाब क्यों नहीं आया, तो फिर वो आपको रिप्लाई देंगे और यहाँ वहाँ से लेके देंगे। अच्छा, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। आज किसी साहब की मॉर्निंग टाइम पे कॉल आ गई। पहले तो उन्होंने एक आध मैसेज किया, तो मैं बिज़ी होऊंगा, क्लाइंट्स के साथ बैठा होऊंगा या मैं काम कर रहा हूँगा, तो मैं फ़ोन ऑब्वियसली फ़ोन बाज़ का क्लाइंट्स बैठे हैं तो फ़ोन तो नहीं ले सकते। सम टाइम मैं नॉर्मल अगर एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन साथ में बड़ा स्पीकर पे डाल के तो मैं साथ साथ फ़ोन सुन लेता हूँ, साथ साथ मैं एप्लीकेशन कर रहा होता हूँ, कोई ना कोई यहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो एक सवाल है ऐसे ही, जैसे ये साहब ने पूछा जी कि ट्राइब्यूनल से ओके हो गया, होम ऑफिस जवाब नहीं दे। तो मैंने कहा जी आप अपने वकील साहब से रब्ता करें ना, आप उनको वो क्या कहते हैं, कहते जी वो मेरा फ़ोन वकील तो फ़ोन ही नहीं चुकता। तो मैं कहा जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ फ़ोन नहीं चुक ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ है कि मैं कोई बेवकूफ़ ਜਿਹਾ लगना बंदा कि जी कि जिस वकील ਨੂੰ आपने फ़ीस पे की है वो आपका फ़ोन नहीं चुक रहा, आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मुझे आप फ्री में जो है वो फ़ोन कर रहे हैं कि जी कि मैं उनकी जगह पे मैं जवाब दूं, और जो बंदा आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, फ़ीस भी वो ले गया, तो मैं अब आपका ना वकील आपका, ना मैं आपका, आप मेरे क्लाइंट, ना मैंने आपसे फ़ीस ली, आप मुझे एक दो मैसेज कर रहे हैं, मैं अगर बिज़ी हूँ, मैं आपका फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा, तो आप मेरे ऊपर ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं जी जैसे फ़ीस भी मैंने आपकी ली है। तो ये मोस्टली हमारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है। मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, कोई और कम्युनिटी वाले माइंड ना कर दें। हमारी कम्युनिटी का मसला ये है कि हम लोग जिस वकील के, हम वकीलों की चले बात कर लेते हैं, जिसको आपने फ़ीस दी होती है, जिसने आपसे पैसे लिए होते हैं, वो आपका फ़ोन ना उठाए, आपकी ईमेल का जवाब ना दे, आपको वहाँ पे आप खामोशी रखते हैं। जो बंदा आपको यहाँ पे फ्री में बैठा एडवाइस कर रहा है वो आपका फ़ोन ना उठाए तो आप उसके ऊपर ऐसे चढ़ाई कर रहे होते हैं जैसे वो आपका गुलाम है। तो ना मैं आपका वकील, ना मैंने आपसे फ़ीस ली, तो मैं तो फिर फ़ोन उसी वक्त उठाऊँगा ना जब मेरा टाइम मिलेगा, या मैं जिस वक्त फ्री में होऊंगा तो मैं उस वक्त फ़ोन उठा लूँगा। हमारी कम्युनिटी का मसला ये है कि आप उंगली पकड़ाएंगे ना किसी को, वो आपका हाथ खींचेगा। तो वो कहते हैं जी कि तुसी शलवार दे पहुंचा ना, ये जो शलवार कमीज़ होती, कोई बंदा आपकी शलवार के पहुंचे को हाथ डालेगा ना जब,
तो ये फिर आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अपनी शलवार ਨੂੰ ਘੁੱਟ के उत्तों फाड़ लो, कोई पता नहीं वो खिंच के तुम्हारी शलवार ही ला दे। तो ये हमारी कम्युनिटी का मसला यही है कि जो आपकी मदद करें आप उसी पे चढ़ाई करेंगे। मैं तो अब फ्री एडवाइस मैंने देना वैसे ही बंद कर देनी है ऐसे लोगों की वजह से कि वकील आपका अपना वकील फ़ोन नहीं उठाता, आपका वकील आपको जवाब नहीं देता। तो मैं अगर आपका फ़ोन नहीं उठाता तो मैं आपका वकील थोड़ी होता हूँ, मैं तो आपको यहाँ पे फ्री एडवाइस कर रहा होता हूँ। मैं भी अब कंसल्टेंसी के पैसे चार्ज किया करूँगा ऐसे लोगों से। अच्छा जी, खैर कभी कभी फिर गुस्सा आ जाता है जी ऐसे लोगों पे, क्या करें। लेकिन आप जैसे कई लोग बहुत मोहब्बत भी करते हैं, फिर उनका जवाब भी देना पड़ता है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी आप कहाँ से बात करते हैं भाई? मैं अपने मुंह से बात करता हूँ जी भाई जी। वो सवाल उन्होंने पूछा जी आप कहाँ से बात करते हैं? जी मैं मुंह से ही बात करता हूँ। आप अब पता नहीं कहाँ से आप बात करते हैं, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो मुंह से बात करता हूँ। ये नल जी ने लवली लिखा है। नल जी ये कौन सी बात का आपने मज़ा लिया है, एंजॉय किया है? क्योंकि किसी ने पूछा है मुझे कि आप कहाँ से बात करते हैं। सवाल उनका ये बनता था कि आप कहाँ पे, आपका कहाँ पे ऑफिस है, या आप कहाँ से बात कहाँ कौन से ऑफिस से बात करते हैं, या कहाँ, वो कहते हैं आप कहाँ से बात करते हैं। तो अक्सर लोग तो मुंह से ही खैर बात करते हैं, लेकिन कई लोग कहीं और से भी बात कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। तो एनआई नंबर जो है कितनी देर में आ जाता है जोए भाई? एनआई नंबर जो है वो डिपेंड करता है आपने किसी फर्म के थ्रू अप्लाई किया है या आपने डायरेक्ट से ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन तकरीबन 4 से 6 वीक क्या ही लीजिए कि इतना टाइम तो लग ही जाता है। अ, अ, ये क्या अब सवाल क्या हैं जवाब? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, नीड हेल्प जी। मेमन जी आप ने सवाल किया है, आप लिख दें, लाइन लिख दें, मैं जवाब दे सका तो मैं बिल्कुल दूंगा जी। व्हाट अबाउट इटालियन पासपोर्ट, कैन आई अप्लाई फॉर माई फैमिली इन यूके कोर्स दे डोंट हैव इटालियन पासपोर्ट? देखिए, व्हाट अबाउट द इटालियन पासपोर्ट, मुझे इटालियन पासपोर्ट या इटालियन लॉज के बारे में कोई ऐसा जितनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन अगर आप यूके लॉज की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो अक्सर लोग मेरी इस लाइव वीडियो पे आके अपनी जो है वो अपना दाल दलिया बेच जाते हैं अपनी दुकान से जाने ना। वो कई बंदे आके अपने इश्तिहार लगा रहे हैं बीच में कि जी कि हम फ़लाँ काम करते हैं, हम फ़लाँ काम करते हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये कई बंदे अपनी अपनी चवलें आके मार जाते हैं। और भाई साहब, ये मेरा लाइव शो होता है, इसमें मैं यूके इमिग्रेशन लॉज की लोगों को एडवाइस दे रहा होता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ। तो किसी को यहाँ पे लोगों की, अक्सर लोगों की मदद हो जाती है, तो क्या कई लोगों का क्या करे बंदा जी। अच्छा, मलिक साहब का सवाल है जी कि सर होम ऑफिस टू रिकन्सिडर ILR एप्लीकेशन आफ्टर आफ्टर JR, कहाँ गया जी, आफ्टर JR एनी चांस टू अलाउ? देखिए, होम ऑफिस का आपने लिखा है जी कि वो रिकन्सिडर कर रहे हैं आपकी ILR की एप्लीकेशन को, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन को, आफ्टर जुडिशियल रिव्यू एनी चांसेस टू अलाउ। देखिए, मुझे आपके सवाल की फुली समझ नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है उसमें यह है कि आपने गालबन जुडिशियल रिव्यू किया है और जुडिशियल रिव्यू आपकी फेवर में गालबन हो गया है, तो होम ऑफिस उस पर रिकन्सिडर कर रहा है। या आप जो इस तरह की जो मुझे आपकी बात से समझ आई, तो उसमें यह है कि अगर जुडिशियल रिव्यू आपकी फेवर में हो गया है, सो देन यू डोंट नीड टू वरी एक्चुअली। तो लेकिन आपके जो वकील हैं जिन्होंने आपका जुडिशियल रिव्यू किया होगा, बैरिस्टर साहब, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं चूँकि उन्होंने आपकी फ़ाइल देखी है। लेकिन नॉर्मल केसेस में होता यही है कि अगर एक चीज़ आपकी फेवर में हो गई है तो नॉर्मली इतना इजी नहीं होता कि होम ऑफिस फिर आपके मखालफत में आपके खड़ा हो। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। लेकिन वही, यही मैं आधे घंटे से यही रिक्वेस्ट यही कर रहा था कि जो वकील को फ़ीस दी होती है वो आप लोगों का फ़ोन बाद में उठाते नहीं हैं, तो लोग फिर मुझसे पूछते हैं और मैंने आपकी फ़ाइल देखी नहीं होती। मुझे बताने में हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं 24 घंटे में तकरीबन 16 घंटे बोलता ही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है बोलने में जी। अच्छा सर, मैं जो आज का टॉपिक है उसमें मैं जल्दी से बात कर लूँ, उसके बाद फिर चूँकि वो मैंने वीडियो पे बाद में अपलोड करनी होती है, तो मैं वो कर दूँ। आज हम बात कर रहे हैं जी अनमैरिड पार्टनर वीज़ा जो है। व्हाट्स अ अनमैरिड पार्टनर वीज़ा? अनमैरिड पार्टनर वीज़ा जो होता है वो होता है इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनर ऑफ अ ब्रिटिश सिटीजन पर्सन विद द इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के साथ जो लोग रहते हैं या रहना चाह रहे हैं और
जो इसकी लाइन लॉ में लिखी हुई है, लेट मी रीड दैट लाइन फॉर यू। अनमैरिड पार्टनर वीज़ा, द अनमैरिड पार्टनर वीज़ा कैटेगरी इज फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनर ऑफ ए ब्रिटिश सिटीजन, person with the indefinite leave to remain in the UK or limited leave to remain under appendix EU यूरोपियन यूनियन जो है, EU सेटलमेंट जिनको हुई होती है, और ECAA जो होता है, who wish to join their partner or stay with their partner in the UK। ये उनकी मेन जो अनमैरिड पार्टनर वीज़ा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आ जाती है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई इफ़ योर पार्टनर इज़ आउटसाइड द UK बट इंटेंडिंग टू रिटर्न टू द UK विद यू, और वो आउटसाइड द UK रह रहे हैं लेकिन वो आपके साथ UK में रहना चाह रहे हैं। ये उसमें अनमैरिड पार्टनर वीज़ा का बेसिक उसका ये आ जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अनमैरिड पार्टनर वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती हैं, तो उसमें कौन लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं अनमैरिड पार्टनर वीज़ा। तो उसमें यह है कि यू विल नीड टू सेटिस्फाई UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन दैट यू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो है आप ये रिक्वायरमेंट जो है आप उसको मुकम्मल करते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर आप, तो फिर आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा जो है वो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा, नंबर 1 ये है कि योर पार्टनर इज़ अ ब्रिटिश होल्ड, या उनके पास ILR हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, या उनके पास अगर लिमिटेड लीव टू रिमेन है लेकिन वो EU सेटलमेंट की बेस के ऊपर मिली हुई है, तो ये उनकी एक पहली कंडीशन आ जाती है। सेकंड उसमें ये होता है कि यू आर बोथ ओवर द एज ऑफ 18, आप दोनों जो हैं 18 साल से आपकी उम्र जो है 18 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। थर्ड उसमें ये आ जाता है कि यू हैव मेट इन पर्सन एंड हैव लिव्ड टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, जो है मैरिज और सिविल पार्टनरशिप इन द लास्ट 2 ईयर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो अनमैरिड पार्टनर का आ जाता है, जो उसमें यही आएगा कि जो अनमैरिड पार्टनर, ये कुछ सवालात हैं, मैं उसका मैं जवाब मैं देता हूँ, तो उससे पहले मैं ये देख लूँ कि ये कौन साहब हैं, ताकि इनकी मैं कंप्लेन भी तो फाइल करनी है ना बाद में। ये अक्सर लोग जो हैं बहुत बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बारे में फजूल लाइनें इधर आके लिख देते हैं कि आप इंडियन हैं तो आप ऐसे हैं, तो पाकिस्तानी हैं तो ऐसे हैं। ये इस तरह के जो बहुत फजूल लोग होते हैं ना, ये मैं तो इनको ब्लॉक कर देता होता हूँ। यहाँ पे ये भाई साहब, ये UK है, ये यूनाइटेड किंगडम इसको कहेंगे, ये अक्सर लोग पता नहीं कहाँ से उठ के ऐसी फजूल कमेंट्स कर देते थे। यहाँ पे इंग्लैंड में हम लोग चाहे इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, हम सारी कम्युनिटी एक जैसे साथ में मिल के रहते हैं। हमारा ये ऑफिस है, यहाँ पे हम इंडियंस भी काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो हैं, हमारे बांग्लादेशी जो दोस्त हैं, मेरा जाफरुल कबीर गाजी साहब हैं, हमारे इधर सेंटर में साथ में एडवाइज़र हैं, वो भी साथ में काम कर, हम सारी कम्युनिटी यहाँ पे मिल के काम करते हैं। ये रेसिज्म की बातें मेरे शो में ना किया करें, मैं डायरेक्ट गाली भी देता होता हूँ गंदी जो है, और मैं टाइम मेरा भी ज़ाया कर दिया आपने। ये जो न्यू क्या नाम है जी आपका, न्यू चवल साहब जो हैं, ये DME का है, मैं इनका नाम ले रहा हूँ, ये बहुत बड़े ही कोई फजूल किस्म के शख्स हैं, इनको ब्लॉक करवाएं। मैं तो अभी ये लाइव वीडियो पे हूँ, मैं इनको मैं कर नहीं सकता, बड़ा ही कोई बेशर्म किस्म का आदमी है, तो इंडियन दोस्तों के बारे में ऐसी बेशर्मी की बात करेगा। वो हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिल के ना ऐसे करके एक मुट्ठी की तरह रहते हैं। आप जैसे बगैरत लोगों की वजह से पाकिस्तान इंडिया की पहले भी वॉर हुई है, तो अब लोगों को अक्ल इतनी है कि वो इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेंगे। तो ये साहब जो हैं, मैं अभी इनको कैसे मैं ब्लॉक करूं, ये इंडियंस दोस्तों के बारे में फजूल बकवास कर रहे हैं, तो बेशरम आदमी। अच्छा खैर जी, अच्छा इसमें सेकंड इसमें ये आ जाएगा कि योर रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। 2 साल से कम आप 2 ईयर से इकट्ठे रहते हो, यू हैव मेट इन पर्सन, आप उस दूसरे शख्स से मिले हों, साथ में रहते हों, यू लिव्ड टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, आप अब एक रिश्ते में जो है वो साथ में इकट्ठे रहते हों, आपकी मैरिज हुई हो, चाहे किसी भी आपने इस्लामिक मैरिज की है या किसी भी रिलेशन से आपने मैरिज की है, और उसके यहाँ ये है कि आपकी सिविल पार्टनरशिप हुई हो, लेकिन जो टाइम फ्रेम उसमें आएगा वो 2 ईयर्स का आएगा कि 2 साल से आप लोग इकट्ठे साथ में रहते हो, तो फिर आप ये जो 2 ईयर्स ऑन दी बेसिस ऑफ दैट 2 ईयर्स जो है आप वीज़ा जो है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सईदा जी आप ठीक कह रही हैं, वो ऐसे लोगों को मैं आप चूँकि मैं अभी मुझे पता नहीं है यहाँ से ब्लॉक कैसे करना है, तो आप इनको ब्लॉक कीजिए। ये बड़े फजूल किस्म के इनकी शक्ल ही मनूसत टपक रही है इनके मुंह के ऊपर ना। तो यहाँ पे वी आर ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन UK, ये ट्यूलिप भाई मेरे बर्मिंघम से हैं, बड़ा प्यार करते हैं। ट्यूलिप भाई आज आपका कॉल आई थी, तो मैं कॉल आज सुबह मैं क्लाइंट्स के साथ था, मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सका।
जो है चूँकि सॉरी आपकी कॉल मिस हुई, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तो आप बर्मिंघम में होते हैं, आपको पता ही है कि आपकी लाइन में, आपकी वहाँ पे कम्युनिटी में किस तरह हम सब लोग मिल के इकट्ठे रहते हैं। तो एनीवेज इसमें 2 इयर्स रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अनमैरिड कपल का है। बहुत से दोस्त हमारे जो इधर यूके में रहते हैं वो जो हैं सम टाइम ओवरस्टेयर होते हैं, सम टाइम वो इलीगल होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रिलेशन में साथ में रह रहे होते हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं 2 साल, कम से कम आप 2 साल से साथ में इकट्ठे रह रहे हो, तो फिर आप अंडर ह्यूमन राइट्स और अंडर प्राइवेट लाइफ जो है आप एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। तो ये उसमें एक आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें अनमैरिड पार्टनर वीज़ा में एप्लीकेशन में जो है आप पब्लिक फंड्स जो हैं वो ना लेते हों, ये दैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें अकोमोडेशन जो है वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास अकोमोडेशन जो है वो होनी चाहिए। एंड इसमें एक और जो इसमें लाइन आ जाती है वो ये है कि यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश टू अ रिक्वायर्ड लेवल, जो है जो उसका रिक्वायर्ड एक सर्टन लेवल है उसकी आप इंग्लिश जो है वो आप जो है वो बोल सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये थी जी रिक्वायरमेंट फॉर यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन। तो आपके पास अगर कोई सवाल हो उस हवाले से तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ सवाल चल रहे हैं, मैं इनका कोशिश करूँ कि जल्दी से इनके जवाब दे दूँ। सारा जी का सवाल है कि समवन इज़ ओवरस्टेयर एंड दे हैव अ ब्रिटिश पार्टनर, वुड दे हैव टू एबल टू गेट मैरिड एंड गेट वीज़ा। देखिए वही मैं इसी के ऊपर ही मैं बात कर रहा था, ये जो अनमैरिड पार्टनर वीज़ा या जो पार्टनर होते हैं लेकिन वो कितने अर्सा से साथ में रह रहे हैं, ओवरस्टेयर अगर हैं लेकिन वो उनका जो ब्रिटिश पार्टनर है उनके साथ कितने अर्सा से हैं, ये उसमें कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे अगर जानने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं आपको उसका जवाब दे सकूँगा। लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन उसकी ये है कि वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स रिलेशनशिप जो है उसकी बेस के ऊपर। इफ़ यू चेंज टू जॉब रिसेंटली, अच्छा ये कहाँ गया सवाल जी, हाँ एक्स जेड का सवाल है जी, इफ़ यू चेंज टू जॉब रिसेंटली बट इट्स ओवर 18,600 कैन यू अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा। जी बिल्कुल, आप की ने अगर जॉब चेंज की है तो, लेकिन मेन ये होता है कि जॉब तो कोई भी चेंज कर सकता है, उसमें सर्टन ये क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि अगर आपने जॉब चेंज की है तो उस न्यू जॉब के बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। नहीं, आपको टोटल आपका 1 ईयर का एग्रीमेंट दिखाना पड़ता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखाना पड़ेगा आपको कि जो आपकी जो अर्निंग है वो 18,600 है, चाहे वो एक जॉब से है, चाहे वो 2 जॉब से है, चाहे वो 4 जॉब से है। अगर आपका टोटल मिला जुला के अगर आपका 18,600 बनता है तो देन यस आप स्पाउस वीज़ा के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वो चवल आदमी था, कहाँ गया वो? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ना थोड़ा ਜਿਹਾ कॉमेडी भी कर लिए ना ताकि कुछ दोस्त साथ में एंजॉय भी करें। अच्छा, ये कई बंदे आते हैं ना, ये जैसे अभी ये एक चवल आदमी आया हुआ था, ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ बीवी ने या घरदिਆਂ ने ना जब तक इनकी शादी नहीं होती उस वक्त तक इनके पेरेंट्स ने, और जब शादी हो जाती है तो उसकी बीवी ने दरवाजे के बाहर बन्निया होंदा है, संगली पा के ना, गले संगली पाई होंगी तो बाहर बन्निया होंदा है दरवाजे के बाहर। तो उर्दू में अगर कहें तो दरवाजे के बाहर बंधा होता है। जी ये राना साहब ने कहा जी मैंने भी सवाल पूछा है। राना साहब मैं लेट मी ट्राई कि कहाँ पे सवाल था, सवाल बहुत चल रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन दोस्तों के सवाल मिस हो जाते हैं। फ़ोन पे नकाब पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली कर भी सकते हैं लेकिन मोस्टली उसमें रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो इसलिए बेटर फ्यांसी का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, मंगेतर जिसको कहेंगे, फ्यांसी का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप स्पाउस का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चूँकि अक्सर लोगों ने किया हुआ था और उनकी रिफ्यूज़ल्स आई है, वो रिफ्यूज़ करवाने के बाद मुझसे रब्ता करते हैं कि जी कि हमने तो ये किया था तो वो अब रिफ्यूज़ल आ गई है। अच्छा, प्रिया जी ने कहा है कि सर आई एम इन माल्टा एट द मोमेंट, आई वांट टू मूव टू यूके, व्हाट ऑप्शन डू आई हैव। हाय अल्लाह, मुझे माल्टा इतना पसंद है। माल्टा ऑरेंज नहीं है, ये जो माल्टा कंट्री है मैं कभी भी वहाँ पे नहीं गया, तो बाकी कंट्रीज़ में घूमा हुआ हूँ, तो मुझे माल्टा जो है वो देखने का बड़ा शौक़ है। तो आप मुझे माल्टा दिखा दीजिए, मैं माल्टा ऑरेंज नहीं दिखाना आपने, माल्टा जो कंट्री जहाँ पे आप रहती हैं। सो यू लिविंग इन द माल्टा, सो आप प्रिया जी आप मुझे माल्टा दिखा दीजिए, मैं आपको यूके दिखा दूंगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप माल्टा से यूके वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हैं तो बिल्कुल आप के पास अगर यहाँ पे कोई फैमिली हैं तो आप उनका स्पॉन्सर यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप होटल की बुकिंग के साथ और
जो ट्रैवल टिकट के साथ, होटल की बुकिंग के साथ आप बिल्कुल माल्टा से यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि माल्टा का जहाँ पे आप रहती हैं आपके पास वहाँ की रेजिडेंसी होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे हैं तो फिर आप यूके का अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अगर आपके पास वहाँ की सेटलमेंट है या वीज़ा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं। विद दी प्री सेटल्ड कैन आई अप्लाई सर? तलविंदर जी का सवाल आधा मैंने पढ़ लिया है, आधा पता नहीं कहाँ गया। बदल मुझे नहीं पता आपने क्या मिस हो गया आधा आपका सवाल। आपने कहा जी कि प्री सेटल के साथ आप वीज़ा किसी का अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप, अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा आपका सवाल मुझसे पढ़ा नहीं गया, तो जितना मुझे पढ़ा गया है मैं उतना किया है। राना भाई ब्रो आपने लिखा है, राना साहब मुझे आपका सवाल मिस हो गया है। मैं अभी आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन देर आर 69 मैसेजेस जो हैं वो चल रहे हैं, ऐसे निकल गए हैं ऊपर, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जी आपसे। भाई स्पेन से कैसे अप्लाई करें जी? हरी भाई स्पेन से वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं आप जैसे आप पाकिस्तान से, इंडिया से या एनी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। सो देर इज़ नो एनी स्पेशल क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग विजिटर वीज़ा फ्रॉम स्पेन। तो आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हम आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, तो आप का जो है हम अप्लाई करवा देंगे जी। मैनचेस्टर से किसी ने सवाल है जी कि सर हाउ टू प्रूव वर्क प्लीज डिटेल। वर्क डिटेल क्या मतलब आपका? कि वो तो आपका जो बीआरपी कार्ड होगा उसके ऊपर लिखा होगा ना कि जी वर्क परमिटेड जो है, तो वो वहीं से आप दिखा सकते हैं। कैन यू टॉक अबाउट स्पाउस वीज़ा फॉर द यूके? जी मरियम जी, स्पाउस वीज़ा के ऊपर इतनी मैंने बातें की हुई हैं, आज भी की हैं मेरी। आप फर्स्ट टाइम आई थिंक आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पे आई हैं। सो प्लीज़ आप मेरा ये जो अकाउंट है उस पर आप देखिए। स्पाउस पे मैंने इतनी बात कर दी है कि मैं आपको लाइन क्या मैं बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि स्पाउस वीज़ा के ऊपर कोई मैंने पॉइंट छोड़ा है, तो आप उस पर देखिए आप प्लीज़। ये मेरे दोस्त किसी का सवाल है, इनका जवाब कई, मुझे वैसे बाज़ कर मेरे कोलीग्स कहते होते हैं कि दफ़ा किया करो, कई फजूल बंदों के सवालों का जवाब ना दिया करो, लेकिन मैं फिर इंजॉय करता हूँ ना जी, चिल भी करना होता है। अच्छा, इन्होंने ये अलीसा, पता नहीं क्या अलीसा मीर है, तो नाम तो इनका बड़ा खूबसूरत नाम है अलीसा मीर, लेकिन आगे इन्होंने लिखा है जी आर यू लीगल योर सेल्फ, और यहाँ ई वी ई डी लिख गए हैं यहाँ ही। आप प्रॉपर लाइन लिखिए फिर मैं आपको जवाब दूंगा जी। आप ज़रा ट्राई कीजिए प्रॉपर लाइन लिखने की। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते सो यू डोंट नीड टू वरी, उर्दू में लिख दीजिए, तो मैं आपका लाइन आपके लिए पढ़ दूंगा कि हैं। लेकिन आप जो है मकसद क्या था आपका सवाल पूछने का? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ एंट्री पाना, चलती बस के विचों बांह हाथ बाहर कढ़ना, या प्रॉपर आपका सवाल पूछने का मकसद था? कितने पढ़े लिखे लोग सवालात कर रहे हैं, कई बंदे यहो ਜਿਹੇ आके चवल मारते हैं। फारी जी ने कहा जी कि प्लीज़ सर, मैं फारी जी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं, लेट मी ट्राई। विजिटर वीज़ा क्या पाकिस्तान से 65 साल की उम्र की वालदा को बुलवा सकते हैं? जी यूसर भाई जी बिल्कुल बुलवा सकते हैं। ये कोई उम्रे का वीज़ा थोड़ी है कि यहाँ हज का कि वो पाबंदी लगाएंगे कि 65 के ऊपर आप नहीं बुलवा सकते हैं। यूके ऐसा कंट्री है, इसमें आप किसी भी एज में हैं। नंबर एक तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती। इवन के आप यहाँ पे किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी तरफ पढ़ने भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपकी एज मैटर नहीं करती। ये बड़ी कई चीज़ें इंग्लैंड की बहुत एक्सीलेंट हैं कि आपकी एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में पढ़ सकते हैं, आप किसी भी एज में शादी कर सकते हैं, आप किसी भी एज में किसी को बुलवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको हमने ये 60-65 की एज में बूढ़ा कर दिया है। तो वालदैन को कभी भी बूढ़ा नहीं करना चाहिए, उनको यंग रखना चाहिए। अगर वो यंग रहेंगे तो हम यंग रहेंगे। तो आप बिल्कुल उनका अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई इसमें पाबंदी नहीं है जी। हमजा ख़ान ने कहा है जी कि सर मुझे इग्नोर मत करें प्लीज़। मैं जनाब आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरा नंबर लेना है और मुझे कल दिन के टाइम पे कॉल करना है, और मैं आपसे आपका हाल पूछूंगा, आपने मेरा हाल पूछना है। लवली इट वाज पंजाबी, डोंट यू अंडरस्टैंड इट? जी मैं पंजाबी जिन्नी मैं अंडरस्टैंड करना उन्नी तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ भी नहीं पंजाबी आती होएगी जी। ਅਸੀਂ है ही पंजाबी हाँ।
ਤੇ आपने ਸਮਾਈਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਜ਼ੂਲ ਚਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਸ ਕਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋता है। ਇਹ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ है, पंजाबी है जी, है इंडियन ने जी, है पंजाबी ने जी, है पाकिस्तानी ने। उस लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि ये कैसर बारी है, ये वकील है, इसका ब्रैडफर्ड में ऑफिस है, ये बारी लॉ एसोसिएट में काम कर रहा है। लोग ये नहीं देखेंगे, वो मेरा फेस देखेंगे और वो कहेंगे कि ए पाकिस्तानी है, ए इंडियन है। ठीक है जी, वो मुझे एज ए इंडियन जानेंगे, एज अ पाकिस्तानी जानेंगे। मैं अगर बोली बोलूँगा तो वो कहेंगे जी ये पंजाबी है। लोग हमें हमारी हुलिये से पहचानते हैं। तो हम जब फॉरेन कंट्रीज़ में, इस तरह के मुल्कों में जब रहते हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए अपने बैक होम कंट्री की, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखने के लिए, सही रखने के लिए। अच्छा जी, जैनी जी का सवाल था, ये पता नहीं क्या था, ऊपर चला गया। आयशा जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िज़ा जी आज आई हैं बड़े अरसे बाद। वालेकुम सलाम फ़िज़ा जी, कहाँ गायब हो गई थी आप? कहीं की नया वैक्सीन तो नहीं लगवा बैठी थी आप, जो आप अरेस्ट कर रही थी? या आपने कहा ये क्या टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्टर बैठते हैं? तो फ़िज़ा जी आप छुट्टी पे गई हुई थी, या आपकी हेल्थ अच्छी थी या नहीं थी? तो बड़ा अरसे बाद आपको देखा है, सो नाइस टू सी यू बैक। सही गल है जी। ये मेरे दोस्त किसी ने दली वालिश भाई ने लिखा है कि सही गल है जी। जी ऐसे ही है जी। देखें कई लोग आके ना पंजाबी में अगर आके को गाली दे जाएंगे इधर आके वहाँ पे, तो जो उधर बाकी लोग पढ़ेंगे या देखेंगे वो तो पढ़ेंगे ना कि जी इसने पंजाबी में गाली दी है ना, मतलब यह पंजाबी है। तो उसमें फिर हम एज अ पंजाबी जड़ा ना साड़ी ਉਹਦੇ 'ਚ शान घटती है। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अपना आप जिंदा रखांगे जी। फजूल गल नहीं कभी भी ज़िंदगी 'ਚ करी दी। अच्छा जी, आपने आंसर नहीं करना भाई। मैम ये मिर्ज़ा साहब 98 मैसेज चल रहे हैं। मैं गड्डी थोड़ी चला रहे हैं, मैं ब्रेक ला के तो सवाल में फड़ लाँगा। वो चला गया, मुझे नहीं पता आपका क्या सवाल था। अच्छा नहीं, ये अलीसा मीर जी ने कहा जी कि तोबा मैं कोई गल नहीं की जी। मैं तुहाड़ी गल नहीं कर रहा, मैं जनरल गल कर रहा, क्योंकि तुहाडे तो पहले एक दो बंदे होर भी आए सन, उन्होंने ये मिक्स हो गई ने गल्लां ते तुसी नहीं कोई गल की। मैं तुहाडे कोलों माफ़ी चाहना कि अगर तुसी माइंड कीता ते मैं ते जनाब मोहब्बत करना तुहाडे सारे ना। आप हमें भी जवाब दे दें, जज़ाक अल्लाह। ये फारी जी ने कहा जी आप हमें भी जवाब दे दें, जज़ाक अल्लाह। फारी जी जाइए, आपको जवाब है। वो कहते जी मैंने जवाब ही नहीं देना, कहते जा तेन अज तो बाद जवाब है, तो जवाब ना देना भी जवाब है। फारी जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऊपर 98 सवाल इस वक्त चल रहे हैं, मुझसे मिस हो गए हैं, मैं नहीं पढ़ सका। तो बहरहाल मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जिन दोस्तों के सवाल मिस हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि सेम सवाल जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप भेज दीजिए। मैं रात 8:30 पे दोबारा यूट्यूब के ऊपर सवालों के जवाब देता हूँ। लाइव नहीं होता मैं, लेकिन जो आप लोगों के सवालात आए होते हैं मैं तमाम इमिग्रेशन के सवालों के जवाब देता होता हूँ 8:30 रात को। आप भेज के उस पर देख लीजिए। यूट्यूब का मेरा चैनल है यूके लॉज के नाम से, उस पर मेरा ही ये फेस आएगा। आप यूके लॉज लिखेंगे तो आप पहचान लेंगे। जो भी आपके इमिग्रेशन के सवालात हैं आप वहाँ पे जवाब सवाल लिख लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें
तो आप मुझसे ड्यूरिंग वर्किंग ऑफिस आवर्स जो होते हैं, कई लोगों को यूके में रहते हुए भी वर्किंग आवर्स का पता नहीं होता कि क्या होते हैं। वर्किंग आवर्स मीन कि सुबह 9:30 से लेके 5:30 के बीच का जो टाइम होता है वो ऑफिस आवर्स होते हैं। कई लोग रात के 10:30 बजे कॉल कर रहे होते हैं, तो वो फिर मैं देखता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं उनका निशान लगाता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा समझदार आदमी है, तो इसका दोबारा फ़ोन उठाना है कि नहीं उठाना। एनीवेज, आज थोड़ी सी सख्त बातें भी हो गई हैं, तो जाते जाते कोई अच्छी सी बातें एक दो आपको सुना दूँ, फिर उसके बाद इजाज़त लूँगा मैं आपसे। वो किसी शायर ने बड़ा ज़बरदस्त एक कलाम लिखा था, वो था, धूप में धूप में तपते हुए सहरा में नखलिस्तान हो, धूप में तपते हुए सहरा में नखलिस्तान हो, या मेरे, ये किसी ने दिल भेजा है ऊपर, आपका बहुत शुक्रिया, मेरा शेर ही बुलवा दिया। जरा शेर सुन लीजिए, उसके बाद आप फूल और दिल भेज सकते हैं। धूप में तपते हुए सहरा में नखलिस्तान हो, या मेरे नगमे की मेरे बांसुरी की तान हो, जानती हो कि तुम मेरी पहचान हो, रूह की मस्ती हो मेरी ज़िंदगी की शान हो, आओ मैं बताऊं तुमको कि तुम मेरी जान हो। ये किसी ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा था, आओ मैं तुमको बताऊं कि तुम मेरी जान हो, रूह की मस्ती हो मेरी ज़िंदगी की शान हो, धूप में तपते हुए सहरा में नखलिस्तान हो, आओ मैं तुमको बताऊं कि तुम मेरी जान हो। कई लोग जो यूके बेस्ड हैं उनको पता ही नहीं है नखलिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है। ये जो रेगिस्तान है ये वहाँ पे रेत सैंड होती है, और वो नखलिस्तान जहाँ पे ना कोई फूल होता है, ना कोई इस तरह की कोई हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, तो बड़ी वहाँ पे गर्मी होती है। तो शायर ने उसको लिखा है कि धूप में तपते हुए सहरा में, कि धूप भी है, तपता हुआ सहरा भी है, में नखलिस्तान हो, उसमें ग्रीनरी हो तुम, और मेरे नगमे की मेरे बांसुरी की तान हो, जो वो होता है बांसुरी और नगमे, कि तुम उसकी तान हो, आओ मैं तुमको बताऊं कि तुम मेरी जान हो, रूह की मस्ती हो। ये जो अंदर इंसान के रूह होती है ना, सोल जिसको कहते हैं, वो रूह होती है तो इंसान जिंदा होता है। रूह की मस्ती हो मेरी ज़िंदगी की शान हो, आओ मैं तुमको बताऊं कि तुम मेरी जान हो। कैसा लगा जी कलाम? तो कल दोबारा फिर आपसे बात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। आज यूके स्पाउस वीज़ा, यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर। और जिन दोस्तों के सवालात मुझसे मिस हुए हैं, मैं उनसे अगेन माफ़ी चाहूँगा, ये अभी भी चल रहे हैं सवाल, यूट्यूब चैनल पे भेज दीजिए। मैं रात को सोने से पहले आपके सवालों के जवाब दे के सुकून से सोऊंगा, कहीं आप लोग मुझे गाली और बददुआ ना दें। तो इसलिए जो दिल आ रहे हैं, आपका शुक्रिया। तो जिनके भी सवालात हैं, होश रखो, टेंशन ना लो, तो सवालों के जवाब देंगे, यूट्यूब पर छड़ दियो सवाल। खुदा हाफिज़।